दोस्तों ये जो टॉपिक है ये हमारा सबसे पसंदीदा टॉपिक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजनीति का अपराधीकरण किस तरीके से हुआ। एडीआर की अभी-अभी एक रिपोर्ट आई है। एडीआर जो रिपोर्ट है वो हमारे जो सांसद हैं, जिनको हम क्षेत्रों से चुनकर जाते हैं, है ना? या फिर वो मनोनीत होते हैं, जिनको मनोनीत सांसद या जो राज्य से चुनकर जाते हैं राज्यसभा में या है ना? तो उनके ऊपर एडीआर क्या करता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है कि हमारे माननीय जो गणमान्य सांसद हैं, उनकी क्या पोज़ीशन है, उन पार्टियों की क्या पोज़ीशन है, जिनके लिए हम 24 घंटे इधर से उधर लड़ाई करते रहते हैं, उन पार्टियों की क्या पोज़ीशन है, वो की सारी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो एडीआर की रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो 26 की रिपोर्ट में क्या है कि इन्होंने 226 सांसदों के राज्यसभा सांसदों के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। वो कह रहे हैं 31% राज्यसभा सभा के सांसद जो कि लगभग 70 हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। ये पोजीशन है हमारे राज्यसभा, लोकसभा तो छोड़ ही दो। वहाँ तो सीधा चुनाव होता है जनता के बीच में, तो बाहुबल चलता ही चलता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी पार्टी को जब हम जिताते हैं, जैसे अभी हमने पश्चिम बंगाल में एक पार्टी है या कहीं पे भी पार्टियाँ हैं देश में, कोई भी पार्टी ले लीजिए आप, राजनीतिक बात नहीं है लेकिन समझदारी की बात है। आपका मुख्य काम तो यही है कि एक अवेयर पर्सन के तौर पे आप देख सकें कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो राज्यसभा तक में आपराधिक मामलों वाले 70 से ज्यादा सांसद हैं, जिनमें 16% सांसद, जिनमें 37 की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील आपराधिक गतिविधियों में वो असंलिप्त पाए गए हैं। एक पर हत्या का आरोप है और 4 पर हत्या का प्रयास करने का आरोप है। ये पोजीशन है हमारे सांसद महोदयों की। ठीक है? तो एडीआर की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ कि 31% सांसद जो हैं वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। 16 सांसद जो हैं गंभीर 16% जो हैं वो गंभीर धाराओं में आरोपी हैं और आरोपी हैं, अभी दोषी नहीं। मैंने उस दिन बताया था दोष कब होता है ना? और इसके बाद एक जो है वो हत्या का आरोपी है और 4 जो हैं हत्या के प्रयास करने के रूप में आरोपित हैं। ठीक है? अब इसमें क्या है, क्यों ये है, इसके मुख्य कारण क्या है राजनीतिक पार्टियों में अपराध बढ़ने का? एक टर्म आता है कि अपराध में राजनीतिकरण और राजनीति में अपराधीकरण का प्रचलन कब से हुआ? ये क्वेश्चन आया था। तो आपको ये बताना है, चाहे वो अभी जैसे अतीक अहमद का केस है, मुख्तार अंसारी का केस है, शहाबुद्दीन का केस है, इन सब पे बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि इन लोगों का जो है बाहुबल बहुत ज़्यादा है। और जनता में क्या होता है कि जनता में जब बाहुबल ज़्यादा हो जाता है और एक आदमी इतना ज़्यादा हो जाए कि जब उसको सत्ता का संरक्षण मिलने लगे, राजनीति का संरक्षण मिलने लगे, राजनेताओं को पता है कि हमें कोई काम नहीं करना है। अब इससे क्या होगा? शॉर्ट टर्म वाली चीज़ है। एक शॉर्ट टर्म वाली चीज़ क्या है कि हम काम कुछ मत करें जनता के लिए। क्योंकि जनता के लिए जब आप चुन के जाते हैं, तो ये व्यवस्था बनाई गई थी संविधान निर्माताओं के द्वारा कि 5 साल में आपको जब चुन के आओगे तो 5वीं साल आपको हिसाब देने उसी जनता के पास जाना है और अगर आपको बार-बार जीत कर आना है तो काम करना पड़ेगा। इन लोगों ने इसका बड़ा निंजा टेक्निक खरीदी। इन लोगों ने एक निंजा टेक्निक का आविष्कार किया कि यार हम केवल खाने के लिए पैदा हुए हैं। तो इनने क्या किया कि पार्टियां बनाई, क्षेत्रीय दल बनाए, है ना, राष्ट्रीय दल बनाए। राष्ट्रीय दल बनाने के बाद क्या किया, 5 साल खूब खाया इन्होंने, खूब करप्शन किया। और जैसे ही 5वीं साल हुई तो वहां पर क्या हुआ, एक मुज्जू गप्पू को उठाया उस क्षेत्र से, जिसको बाहुबली बनाया। और बाहुबली बनाने के बाद आपने कई रिपोर्टें ऐसी देखी होंगी 70 के दशक में, 80 के दशक में, जिसमें ये सारे के सारे चेन ऑफ इवेंट हुए, जिनमें पता चला कि मत पेटियां लूट ली जाती थी, लोगों को डराया धमकाया जाता था, कई लोगों को भरे चौराहे पर तेजाब डाल के नहला दिया जाता था और कोई उनके खिलाफ किसी भी तरीके के मुंह बोलने के लिए राजी नहीं होता था और इनका खौफ बन जाता था उस क्षेत्र में। और राजनीतिक पार्टियां क्या करती थी, राजनीतिक प्रश्रय बाहुबलियों को देकर एक शॉर्ट टर्म गेम निकाल लेती थी कि इनके ऊपर अपना हाथ रखा और बोले कि तुम एक काम करो, तुम्हारे क्षेत्र के 5 सांसदों को तुम जिता के लाओ, तुम्हें एक मंत्रालय हम दे देंगे। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है उस जनता की कि एक जनता जिसने चुनाव लड़ने से किसी आदमी को चुनाव मतलब जिताया और वो आदमी ये क्या हो गया, रक्षक ही जब भक्षक हो गया, तो अब जनता की मजबूरी क्या है कि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ठीक है? तो हमारे जितने भी सांसद महोदय हैं उनका एक कच्चा चिट्ठा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, है ना, आपराधिक मामले कितने हैं इनके ऊपर? अब पार्टी वार देख लो आप, सबसे ज्यादा पार्टी वार में देखो 26%। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में 26% आपराधिक मामले वाले सांसद जो हैं वो 26% कहां पर हैं, तो बीजेपी में हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन कौन से हैं, 41%। ये विपक्ष में होने के बाद भी आज तक नहीं छोड़ पा रहे इनका साथ।
इनके इतनी ज़्यादा स्थिति खराब होने के बाद भी आज भी इन्हें ऐसे लोगों का साथ लेना पड़ रहा है, जिसमें 41% जो हैं, वो कांग्रेस में आपराधिक या तो कृत्य में शामिल हैं या किसी उसमें आरोपी हैं। वो 41% आज भी जो सांसद हैं, वो किसमें हैं? राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस में हैं। और 50% ये जो हम बात कर रहे हैं भाई साहब, ये क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसमें कितने परसेंट हैं? आधे हैं बिल्कुल, जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। वो कहाँ पर बैठे हैं? हमारे सर्वोच्च सदन में हमारी नुमाइंदगी करते हैं। आप सोचिए, आप जिस अपराध मुक्त भारत की बात करते हैं, वो अपराधी हमारे कहाँ पर बैठे हैं? हमने उनको प्रश्रय देकर सर्वोच्च सदन में बिठा रखा है। टीएमसी में 22% हैं। डीएमके ये साउथ की पार्टी है, एडीएमके, डीएमके, इनके ऊपर कितने हैं? 25% से ज़्यादा लोग आपराधिक गतिविधियों में इस पार्टी के शामिल हैं। बात समझ में आए? तो क्या मुज्जू, क्या गप्पू, आप लोग एक अवेयर नागरिक के तौर पर समझिए। जब भी डिबेट हुआ करे, इन चीज़ों का ज़िक्र किया करो। अपने आप के लिए माँगो कि जब हम वोट देते हैं तो ऐसे लोगों को आपकी क्या हिम्मत पड़ जाती है कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही क्यों भेजे जाते हैं? ठीक है? अब इसकी दिक्कत क्या है कि गुंडागर्दी और दबदबा बनाने की राजनीति है। मैंने आपको बताया कि हमें कुछ नहीं करना, हमने 5 साल पैसा खाया, 5वीं साल गए और 5वीं साल जाने के बाद हमने किया एक एक वहाँ से गुंडा उठाया, गुंडे को सीधा टिकट दिया, राज्यसभा भेजा। उससे क्या होगा? क्षेत्र की राजनीतिक संतुलन बन जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल जो लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है, जिसने उस वोट को दिया था, वो ठगा हुआ महसूस करता है, ठीक है? चुनाव लड़ने के लिए क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं चुनाव, तो हर किसी की हिम्मत नहीं है, अच्छे लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो क्या करें, चुनाव लड़ें। आजकल चुनाव आयोग कहता है कि ₹5000 ज़मानत राशि रखी जाती है। आप बताइए, इस पूरे देश में चुनाव में क्षेत्र पंचायत का चुनाव भी आपको ₹5000 में विधायक का आपने वो रखा ज़मानत राशि। क्या ये आज तक संभव है कि 5000 में कोई चुनाव जीतता हो? तो नहीं है। ये ग्राउंड की रियलिटी है, प्रैक्टिकली बात सही है। आज आप देखो, एक-एक आदमी के पीछे 20-20 गाड़ियाँ चलती हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं रैलियों में। 1-1 करोड़ की रैलियों में टेंट वगैरह लगाए जाते हैं। ये सारा का सारा पैसा कहाँ से आता है? तो ये ऐसे ही लोग देते हैं। तो धन बल के उसमें मजबूत होते हैं, तो ये क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। ये पैसा प्रोवाइड करते हैं, पार्टियाँ इन्हें टिकट प्रोवाइड करती हैं और आपस में एक-दूसरे का खेल, खुला खेल फर्रुख्वाबादी चलता रहता है। बात ठीक है? दूसरा चीज़ है कि कमज़ोर कानूनों का होना। इसमें कानूनों में खामियां, धीमी सुनवाई और कम सजा दर, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। आज किसी अपराधी ने अपराध किया और अगर 20 साल उस बाद उसको सजा मिलती है इस अदालत के द्वारा, तो वो 4 पंचवर्षीय उस जगह वो राज कर चुका है। इन अपराधियों के साथ यही हो रहा था, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, है ना? मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कितने भी कितने के कितने अपराधी थे, जिनको कई बार हमने चुन के संसद में भेजा। कई पार्टियों ने उनको अपना प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया और उन्हें उसके द्वारा वोट और एक सीट मिल जाती थी। बात ठीक है? जाति, धर्म और राजनीति की ये ध्यान रखना, जो कहते हैं कि हम एससी, ओबीसी, है ना, पीडीए, जितने भी नारे चलते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना कि आपको जितने माइक्रो लेवल पे आपके ऊपर काम हो रहा है कि आप ठाकुर हो, बामुन हो, कौन हो, आप जो भी हैं, है ना? तो ये आपको तोड़ने की राजनीति होती है। आप कभी नागरिक के तौर पे प्रस्तुत हो ही नहीं पाते हैं कि हमारे देश के लिए कौन-सा कैंडिडेट अच्छा है। हम ये देख लेते हैं कि बिहार में तो बोले पासवान ज़्यादा हैं और सोचो हर पार्टी इस बात पे ध्यान देती है कि मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, यादव कितने हैं, पासवान कितने हैं, एससी वोट कितना है, ओबीसी वोट कितना है, जनरल वोट कितना है। इतने माइक्रो लेवल पे डिटेलिंग होती है पार्टियों में और आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, यानी कि वो जातिवाद फैला के अपने कैंडिडेट जिता के ले जाता है। सोचो कोई अच्छा है, जनरल का कैंडिडेट है, तो एससी वालों को केवल इसलिए कि वो जनरल का है, वो तुम्हारा भला क्या करेगा? जबकि वो क्षेत्र का है। कई बार लोग कहते हैं कि कोई अच्छा मान लो पार्टी में आए जाए, दूसरी तरफ से आए, तो वो कहते हैं वो तो बाहरी राज्य से आया है, तुम्हारा क्या भला करेगा? जबकि हो सकता है कि वो आपके लोकल लोगों से बहुत अच्छा काम करे। इस देश में जो जूइश कम्युनिटी है वो 0.3% और इस देश में उनका कंट्रीब्यूशन 30% से ज़्यादा है। ध्यान रखना इस बात का। इस देश में जैनिज़्म जो है,
जैन जो कम्युनिटी है वो बहुत कम है, लेकिन सोचिए कि सारी की सारी जैन कम्युनिटी जो है वो समृद्ध है और इस देश में बहुत बड़ा टैक्स पेयर उनके द्वारा किया जाता है। तो इस चीज़ को कभी भी नहीं लाना चाहिए अपने अंदर कि हमारी फ़ौज कितनी बड़ी है, हमारे लिए, हमारी समाज के लिए जो बेहतर लोग हैं, एक घर से 50 भी हो सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? और हो सकता है कि पूरे समाज से 2 भी ना मिलें। तो जो अच्छे लोग हैं उनको हमें आगे लाना होगा, तभी हमारे देश की जो हम जिन संस्थाओं को बना रहे हैं उन्हें मजबूती। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिए हैं इस चीज़ को लेकर के। समय-समय पर 2002 में उन्होंने किया, एक केस हुआ कि उम्मीदवार जो हैं एडीआर बनाम जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें एक डिसीजन दिया गया कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों, संपत्ति की जानकारी को क्या करना पड़ेगा, अपनी शैक्षिक योग्यता, आपराधिक मामले, संपत्ति इन सबको सार्वजनिक करना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखते हैं कि आपको अपने कैंडिडेट को चुनने में सबसे पहले छुपा नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी एक केस चल रहा था सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी जो हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने वहाँ पर हलफनामा जो दे रखा था, वो कुछ और दे रखा था और लोगों ने उन पे बाद में बहुत ज़्यादा तंज किए कि साहब ये कहते हैं कि हम वहाँ से एमए पास हैं या बीए पास हैं, जो भी हैं उन्होंने दिया था, पर इनका उनकी सर्टिफिकेट कहाँ है? ठीक है? इस पे बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस वाला केस में 2013 में इन्होंने कहा कि मतदाताओं को जानने का अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाए। यानी कि एक एक कैंडिडेट को अपने उम्मीदवार को जानने का अधिकार जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है उसका, कि वो जाने कि भाई वो कितना अपराधी है, कितना सही है, क्या उसकी योग्यता है, कितनी उसकी संपत्ति है। कि ऐसा तो नहीं है कि 2002 में वो क्या नाम से सांसद बना और 2006 में उसके 50 बीघा के खेत थे वो 500 बीघा में बदल गए। ऐसा अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हमारे मोहन यादव जी, उनके ऊपर ये केस लग रहे हैं कि जब वो मंत्रालय में आए, तो उन्होंने 24 करोड़ की जो है ज़मीन खरीदी। 24 करोड़ की ज़मीन के बाद उन्होंने 167 एकड़ का, कहीं-कहीं 250 एकड़ का विवरण दिया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया। तो ध्यान रखना, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उन्होंने अगर 2002 में कोई चीज़ अपनी घोषित की होगी, तो उससे हम अंदाज़ लगा लेंगे कि आज की उनकी पोज़ीशन क्या है, ठीक है? उन्होंने कितना टैक्स भरा है, इससे क्या होगा? करप्शन पर रोक लगेगी, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी तय होगी। लिली थॉमस केस में क्या हुआ 2014 में? गंभीर आपराधिक आरोपों के दोषी सांसद विधायकों को तत्काल अयोग्य घोषित किया गया। लालू प्रसाद यादव उसी का शिकार हुए थे। पहले क्या था कि कोई भी जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक नहीं था। अब वे कह रहे हैं कि आपराधिक आरोपों में दोषी सांसद तत्काल क्या हो जाएगा? उसकी अयोग्यता घोषित कर दी जाएगी। अगर वो जीत कर भी आएगा तो भी नहीं माना जाएगा। और 2019 में इसमें एक गेम चेंजर, एक माइलस्टोन और सेट हुआ कि लोक प्रहरी केस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य है। पहले तो ये था कि आपको चुनाव आयोग को देना हलफनामा। अब अगर कोई ऐसा है जिस पे आपराधिक कृत्य जमा है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी? वो जानकारी पब्लिक में भी देनी पड़ेगी कि साहब हमारे पास ये हैं। जैसे गुटखे की उस पे लगा रहता है ना कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे आपको उस एफिडेविट में लिख के सार्वजनिक करना है कि ये जनता के लिए हानिकारक है। और जनता का दुर्भाग्य देखिए कि जनता को पता है कि ये शख्स हानिकारक है, उसके बाद भी उसको चुनाव में जिता के संसद की सीट तक पहुंचाती है। ध्यान रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि राजनीतिक सेवा का माध्यम बने, ना कि अपराध और स्वार्थ का साधन बने। आप बताइए, आज राजनीति कोई सेवा के लिए कर रहा है? आप समाज समाज सेवी आज एक ही रंग में दिखते हैं, वो है भगवा। और भगवा नहीं, सफेद कलर का कुर्ता और सफेद कलर का भगवा भी दिख ही रहा है। खैर वो निकला है तो कुछ उसका वो है मतलब है। लेकिन सफेद कुर्ता का क्या मतलब है कि उनकी काले कारनामे हैं, उसको ढकने का काम राजनेता करते हैं। किस चीज़ से? सफेद कलर के कुर्ता पहनने से, है ना? तो सेवा आजकल आपको अगर दिखती हो तो आप ज़रूर लिखना, मुझे तो दिखती नहीं है। चुनाव से जुड़े हुए आपराधिक मामलों की सुनवाई 1 साल के भीतर पूरी करने के लिए विशेष अदालतें, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। इसकी क्या है? इसके लिए क्या है? आवश्यक सुधार क्या हैं? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो गए, वो अगर आरोपी है, तो आरोपी को दोषी सिद्ध करने में केवल कितना समय लगना चाहिए? 1 साल, या तो दोष मुक्त हो या फिर दोषी हो।
ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। वो पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगी कि साहब 5 सालों तक, 50 सालों तक केवल एक ही है कि वो आरोपी हैं और कहीं के चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं, ठीक है? 1 साल में उसका दूध का दूध, पानी का पानी करके या तो वो नीचे रहें या फिर आप अंदर जाएँ या फिर बाहर हो जाएँ, ठीक है? एस स्टेट फंडिंग, चुनाव में राज्य द्वारा फंडिंग ताकि धनबल और काले धन की भूमिका को कम हो सके। राज्य की फंडिंग को स्वीकार होना चाहिए। अब क्या है, बाहुबलियों के पास हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पास पार्टी का दिए पैसा नहीं है, जैसे लोगों की ज़रूरत है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया था इलेक्टोरल बॉन्ड, इसमें विपक्षी दल आज तक बीजेपी को घेरते हैं कि आपने बहुत बड़ा करप्शन किया है। उसमें आप देखना इलेक्टोरल बॉन्ड की जो रिपोर्ट आई थी, एसबीआई ने जिसको सार्वजनिक किया था, उसमें एक भी पार्टी ऐसी नहीं जो अछूती थी। सबने नंबर 2 में पैसा लिया, ठीक है? तो अयोग्यता कानून जो है, गंभीर आरोपों में आरोप पत्र दाखिल होते ही चुनाव लड़ने से रोक लगे। समयबद्ध कानून प्रावधान बने इस चीज के लिए कि अगर आप पे कोई बहुत ज्यादा हिनियस क्राइम है, कोई ज्यादा ऐसी चीज हो रही है कि जो चीजें समाज के लिए खतरनाक है, तो आपके ऊपर क्या है, तत्काल आपकी उस पे चुनाव लड़ने की उस पे वो लग जाए, रोक लग जाए। बात समझ में आई? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, राजनीति का अपराधीकरण या अपराध में राजनीतिकरण, दोनों चीजें हम इसमें समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है?